नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संतान की उत्पत्ति आज की तारीख में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। न जाने कितनी संस्थाएं खुल गई है, कितने हॉस्पिटल्स आ गए हैं, यहाँ तक कि RUY और IVF के जरिए भी ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन क्या जिस तरह का हम संतान चाहते हैं उस तरह का संतान हमें प्राप्त होता है? आज एक बहुत बड़ी समस्या है। संतान की उत्पत्ति कैसे बेहतर हो और जिनको शुक्राणु नहीं पैदा होते ऐसे लोग क्या करें, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज फिर उपस्थित हैं वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी महाराज, जिनका अगर हम अनुभव देखें तो उम्र इनकी कम से कम 98 साल की हो गई है और अनुभव ही अगर हम देखें तो 60-65 साल से ऊपर की हो चुकी है। नाड़ी विशेषज्ञ हैं और नाड़ी देखकर, नाड़ी परीक्षण करके ये बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति को संतान होगा या नहीं होगा। दूसरी जो आश्चर्यजनक जो बात अभी सामने आई है वो ये है कि मेनोपॉज जो होती है वो 40-45 साल या 50 साल तक बंद हो जाती है, यानी कि मासिक धर्म बंद हो जाती है। लेकिन 50 साल के बाद आपने कम से कम 70-78 साल के उम्र में भी आपने वो वरदान दिया है और दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और इसके बाद हम इनकी जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी स्टूडियो में। नमस्कार महाराज जी, आजकल जो है पुत्र की प्राप्ति की इच्छा तो सबको है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए आप ये कहें कि हम काबिल ही नहीं दिखते हैं। वैसे अगर मर्द की बात करें चाहे औरतों की बात करें तो ये बंध्यापन क्या है और बंध्यापन को कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, बचपन का कुपोषण ये इसका मेन जड़ है, परंतु उसके बाद जब आपका खान पान ठीक नहीं है तो आपका खून अच्छा नहीं बनेगा। खून अच्छा नहीं बनेगा तो उससे सारे रोग पैदा होंगे, सब बीमारियां पैदा होंगी। जब औरत का अंडा नहीं बनता, मर्द के शुक्राणु नहीं बनते तो उसमें बहुत बड़ा लांछन लगता है, उसको सब दुत्कारते हैं। जी जी। परंतु आयुर्वेद में साफ लिखा है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका उपचार नहीं है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका उपचार नहीं है। अब जन्म से बांझ कोई औरत नहीं होती। आपकी बात सही है, जन्म से बाँझ कोई नहीं होता ना, और जन्म से नपुंसक कोई मर्द नहीं होता। और जो हिजड़े जन्म लेते हैं, औरतें भी हिजड़ी होती हैं, इनके हार्मोन्स में और जिनके संतानें पैदा हो उसमें बहुत फ़र्क है। परंतु नाड़ी परीक्षण में जब उस चीज़ का पता लगता है और बच्चे की 9-10 साल से पहले देखते तो उसी टाइम पता लग जाता कि ये आगे वंश वृद्धि करेगा या नहीं करेगा। तो उस टाइम बता दिया जाता है कि वंश वृद्धि करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इस चीज़ की कमी है, इसमें इसकी कमी है। तो अपने पास ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम उस चीज़ को तैयार कर लेते हैं। परंतु जो औरत हिजड़ी है और जो मर्द हिजड़ा है, इसकी वो रिपोर्ट बड़ी अजीब होती है। इसमें उन अंगों पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे जो मर्जी आप कर लें। और आजकल तो हिजड़े भी बनावटी बन गए हैं। जी जी। असली हिजड़े हैं नहीं, नकली भी हिजड़े बने हैं। पैसा कमाने के लिए दुनिया ने पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे। परंतु नारी ज्ञान में जब कोई ऐसा आदमी, मर्द आए चाहे औरत आए, नव देखते फट पता लगता है कि किस उम्र में ये बीमारी पैदा हुई। उसके अनुसार फिर उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई, फैटी लीवर की दवाई, कैंसर की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं।
और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्टा से एलोपैथी के, कि जब आपकी समझ से बाहर कोई रोगी है जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, उस रोगी को यदि आप मेरे पास लाते हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे के बाद न कुछ खिलाना न कुछ पिलाना, 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको ये तकलीफ़ है और इस उम्र से है। यदि आप परहेज कर सकते, ये दवाइयाँ मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। परहेज नहीं कर सकते, दवाई मत लो, पैसा बर्बाद होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव, आज की जो समस्या है वो सभी को काम चाहिए, सभी को शिक्षा चाहिए, तभी आज की फैमिली सरवाइव करती है। वो पहले वाला ज़माना गया कि नानी दादी सब जुड़ी हुई थी। आज तो सब जो हस्बैंड वाइफ और बच्चे, यही होता है। लेकिन बच्चे से पहले स्थिति ये बनती है कि हम पहले अच्छी सर्विस करें, और सर्विस की आज की जो स्थिति बन रही है वो राउंड द क्लॉक है, ओवरनाइट, कभी रात को, कभी दिन को, कभी दिन को, कभी रात को, इस तरह की चलती रहती है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है इनमें काफ़ी इनफर्टिलिटी देखी जाती है और शुक्राणुओं की कमी देखी जाती है, और जो बंध्यापन है वो औरतों में आ रही है। ये किन कारणों से आ रही है? देखिए, औरतों को सबसे ज़्यादा आ रहा है जो ये पैंटें पहनती हैं और अंडरवियर और सलवार जो है उसमें प्लास्टिक रखती है। मासिक धर्म की ट्यूबें यहाँ कान के पास से चलती हैं ऐसे ही, फिर साइड में आके सुंडी पे आके फिर यूट्रस में जाती हैं। जब वो दब जाती हैं तो जो मासिक धर्म का खून वो फट जाता है, उससे यूट्रस में रसौली बन जाती है और ट्यूबों में सिस्ट बन जाते हैं। संतान पैदा कहाँ से करेंगे जी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें चाहे रसौली है, चाहे सिस्ट है, चाहे कोई भी कमी है, सारी चीज़ ऐसे ख़त्म की जाती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है जी। और मैं 1980 में दिल्ली में आया था और आज तक मैं 10,000 उन घरों को रोशनी करवा चुका हूँ जिनको मर्द और औरत को भी यह कह दिया था आप संतान के योग्य नहीं है। वो जड़ी बूटियों की देन है। मैं कहूँ कि मेरी देन है, नहीं। पीछे ट्रांसफार्मर है, आगे बल्ब ठीक है तो मैं स्विच का काम करूँगा। ट्रांसफार्मर से लाइट आएगी, मेरे द्वारा आगे जाएगी, बल्ब जल जाएगा। बिल्कुल सही। तो मर्द या औरत के अंदर जिसमें जो कमी मिलेगी मैं दवाइयाँ दूंगा, सब जड़ी बूटियाँ। इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है जैसे दूसरी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। और दवाई भी सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 2 महीने, किसी को 4, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने। जैसे ही वो रोग समाप्त होता है उसके अंदर की कमी दूर होती है और जैसे उनका मिलन होता है संतान पैदा हो जाती है। मतलब आपने अभी जो बताई है महत्वपूर्ण बातों में, उनमें एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कपड़े पहने, खास करके जो लोअर गारमेंट है आपका, उसमें प्लास्टिक या इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी नसों को दबाता है, जिसकी वजह से शुक्राणु बनना बंद हो जाता है या फिर ओवम बनना बंद हो जाता है। ये आपने प्रमुखता से ध्यान लगाई है। दूसरी जो चीज़ें हैं इसमें खान पान को, प्रदूषण को लेकर, नशा को लेकर, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर, क्या ये भी इसमें विशेष कारण होता है? इसमें विशेष कारण है कि खाना आप चाहे तो थोड़ा गलत भी खा लें। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा चटनी के रूप में, सलाद के रूप में या ऐसे खा लेते हैं तो आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में इंतजाम बढ़ेगा, आपको बीमारी होगी नहीं। लहसुन, प्याज, अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा है। खाना क्या नाम रखा है? त्रिवेणी। त्रिवेणी, हाँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो वो लहसुन, प्याज और अदरक
का सेवन जरूर करे, या तो उसका काढ़ा बना के करे या फिर चटनी बना के करे, या चाहे जैसे करे। काढ़ा नहीं बनाना। हाँ। या तो इसको पीस के चटनी बना लो, चटनी के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ। और या फिर पर चटनी भी ताज़ी ताज़ी, ये नहीं कि अभी बना ली 2 घंटे बाद फिर नहीं असर, या फ्रिज में रख दिया ना, फिर नहीं असर। अब आप पानी उबाल लो पहले 2 गिलास। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, इतना ठंडा हो जाए उबालने के बाद, जी जी। तो लहसुन प्याज अदरक आप अपनी इच्छा के अनुसार 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम पीस लें। उसका 2 चम्मच रस निकाल के 2 गिलासों में पानी में डाल दें, ढक के रख दें। जो कचरा बचा, जो आपने दाल सब्जी खानी, उसमें सिंधा या काला नमक, आयोडीन नमक नहीं चलना। आयोडीन नमक से नपुंसकता आती है। तो सेंधा नमक उसमें डाल दें, सिंधा नमक हो या काला नमक हो, काली मिर्च हो और हल्दी, बस इतनी चीज़ काफ़ी है। हमें छौंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी। यदि किसी को चिकनाहट खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई ज़्यादा शौक करता है, तो घी या तेल गर्म करके वो डाल लें, उसको कोई चीज़ भूननी नहीं है, तो आपको लाभ करे। जब आप उसमें मटर मसाला भून के खाएंगे वो भी नुकसान करेगा। अब लहसुन प्याज अदरक का रस निकाला, 2 गिलास पानी में रख लिया। जो उसका कचरा बचा वो आपने दाल सब्जी बना के खा लिया। ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म रोटी, 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। दिन का टाइम है तो कम से कम 20 मिनट थोड़ी सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड पर करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेकर उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठें। खाना अच्छा पचेगा, आप जितना मर्जी काम करें आपको थकावट नहीं होगी। जितना शरीर आपका थकावट रहित होगा उतने आप हृष्ट पुष्ट होंगे। जब शरीर में थकावट आना शुरू होगी तो लहसुन प्याज अदरक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्त में तो अब बीमारी कोई नहीं है। जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खून में कमी आएगी, बीमारी तो तब पैदा होगी। ये आपके फार्मूला है जो आप, हाँ। जिसके आधार पर आप ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ। अभी जो आयुर्वेद में हम देखें गुरुदेव, तो आयुर्वेद में जो मासिक धर्म की जो उम्र है वो 12 से 16 साल तक की बताई गई है, लेकिन अब ये देखा गया है कि ये 10 साढ़े 10 साल से भी शुरू हो जा रहा है और 14 साल के बीच में हो जा रहा है वैसे भी। तो ये जो पीरियड है ये आगे कुछ ही दिनों के बाद 30-35 साल 40 साल तक जाते जाते ख़त्म हो जाती है वैसे भी। और आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमने 68 साल या 70 साल पे हमने बच्चे पैदा किए हैं, तो ये क्या रहस्य है या कोई ऐसे बात है? ये जड़ी बूटी हैं जिनसे शुक्राणु बनाए जाते हैं, औरतों का अंडा बनाया जाता है। जब शुक्राणु और अंडा आपके शरीर के बीच में पूरा है तो मासिक धर्म बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु आयोडीन नमक खा रहे हैं आप और एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपके शुक्राणु कम हो जाएंगे, उसका अंडा कम हो जाए, संतान कहाँ से होगी। परंतु आयुर्वेद की एक बड़ी विशेषता है कि डॉक्टरों को नाड़ी ज्ञान नहीं सिखाया, और जब तक नाड़ी ज्ञान नहीं सीखे तब तक वो बीमारी पूरी पकड़ नहीं सकता। या तो मशीन बताएगी या आप बताएंगे, उसके अनुसार दवाई देंगे, लाभ आपको हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं, परंतु यहाँ जिम्मेदारी है। गुरुदेव, आयुर्वेदिक दवाइयों का तो हो जाता है किताब पढ़ने के बाद, वो पता चल जाता है, लेकिन नाड़ी का ज्ञान है ये किताब पढ़ने से तो आता नहीं। वो ये तो वैदिकी से आता है, शुरू से आती है। किताबों में हैं, परंतु वो किताबें आजकल प्रिंट नहीं हो रही। अब फार्मूले प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि ये चीज़ होगी तो ऐसे नाड़ी चलेगी, होगी तो ऐसे चलेगी। ये बात पित्त कफ को लेकर लोग बता देते हैं कि बात होगी तो ऐसे नाड़ी चलेगी, पित्त होगी तो ऐसे कफ होगी। बात पित्त और कफ 3 से शरीर चलता है। यदि तीनों की रेशा बराबर है हमें कोई रोग नहीं है। बात या पित्त या कफ कोई चीज़ बढ़ गई, कोई चीज़ घट गई तो आपको रोगों से जूझना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अभी ऐसे कितने लोगों को आपने ट्रीटमेंट किया है जो
जिनके वंश नहीं पैदा होते थे, जिनके पुत्र नहीं पैदा होते थे। 1980 और कैसे आपने पता कैसे लगाया था ये? देखिए, जब मैं 1980 में दिल्ली में आया था तो पीरागढ़ में डिपो के सामने मंदिर है, उसमें मूर्ति कोई नहीं थी, मंदिर बना रखा था। जी जी। और साथ में बौड़ी है। वहाँ पे आके जब मैं देखा, सारा कुछ किया, तो हफ्ता 10 दिन तो किसी को पता नहीं लगा। हफ्ता 10 दिन के बाद जिसने मुझे मंदिर की चाबी दिलाई थी, उनका नाम बलराज था। वो इलेक्ट्रिसिटी में सुपरडेंट थे। उन्होंने बताया कि भाई फलाने को इन्होंने इलाज किया, यह हुआ, फलाने का ये हुआ। फिर उसके बाद भीड़ लगना शुरू हुई। जी जी। तो मुझे यंत्र मांत्र तांत्र वेदांग चलांग जोस्त अध्यात्म सब विद्या आती हैं। ये सब विद्या मैंने सीखी है। तो जब कोई आता था, कहते हमें तकलीफ, भाई कल आना, खाली पेट आना, नब्ज देखूँगा, बीमारी मिलेगी इलाज कर दूँगा। तो उस टाइम मैं दवाइयाँ लिख देता, मैं खुद नहीं बना के दवाइयाँ देता था। भाई आप ये चीज़ें लाओ, कूटो पीसो, बनाओ, खाओ, ठीक हो जाते थे। जब 2000 में ये फार्मूले बिकने शुरू हो गए, तो मेरे पास कोई भी हकीम का कोई आदमी आता है, हमें जिस चीज़ की दवाई चाहिए, मैं नब्ज दिखाएंगे फिर मैं दवाई लिख दूँगा। जब तक नब्ज नहीं दिखाएंगे मैं दवाई नहीं। फिर जब एक ने बताया कि देखो, आपसे हमने 10 नुस्खे ले गए, 10 के 10 पूरे काम हो गए, हम आगे दवाइयाँ बना रहे हैं, तो हमें इस बीमारी के लिए दवाई चाहिए। मैंने कहा भाई आप तो नुस्खे बेच रहे हैं। उस टाइम में रिपोर्ट मिल गई थी। मैं नहीं, अब नुस्खा नहीं दूंगा, मैं खुद दवाइयाँ बनाऊंगा, यहाँ से दवाइयाँ ले जाओ। दवाई भी उसी मरीज को दूंगा जिसका नब्ज देखूंगा। अच्छा, कितने परिवार हैं जिनको आपने फ़ायदा पहुंचाया है इस तरह के? कम से कम 20,000। 70 साल वाली जो बता रहे थे आप औरत को जो पैदा हुआ है, उसकी क्या कहानी थी? ये मुसलमान नहीं थी, कहाँ की? अलीगढ़ की। जी। तो उसका 10.5 साल की उम्र में तो महीना स्टार्ट हो गया था, और फिर जाके 21 साल की उम्र में उसका बंद हो गया। जब उसकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी, परंतु बच्चा कोई नहीं हुआ था। फिर मासिक धर्म बंद होने के बाद उसके देवर की शादी हुई, उसका बच्चा उन्होंने गोद ले लिया। अब 68 साल की जब उसकी उम्र हुई, टीवी पे मेरा प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने देखा, तो उसकी दरानी ने उसने को काम कहा था बच्चे को कि काम कर ले, उसने किया नहीं, तो उसको गुस्से हो गई। तो जिसका बच्चा था पैदा हुआ था, जो उसने गोद दे रखा था उसको, वो बोली कि देखो खाना तो इसी ने आज भी और कल भी, काम करे ना करे नुकसान तो इसी का तेरा क्या जाता है, मैंने तो इसको दे दिया है। वो बात उस औरत को चुभ गई। फिर उस औरत ने अपने आदमियों को कहा कि मैंने वहाँ जाना है। जब यहाँ आए, नब्ज देखी, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे बात है कि यहाँ इसी बात के लिए, बस देखिए ये दवाइयाँ दे रहा हूँ मैं, आपने किसी किस्म का नशा नहीं करना, मीठ नहीं खाना और सादा खाना खाना है। यदि ये दवाई खाएंगे तो आपको 8-10 महीने के अंदर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की दया से 5वें महीने में उन्होंने कहा मेरे को मासिक धर्म आना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा कि देखिए, जिस दिन आपके शरीर से पानी छूटे ज़्यादा और इच्छा हो मर्द से मिलने की, उसी दिन उसके पास जाना, उससे पहले नहीं जाना। तो दूसरे महीने जब उसको मासिक धर्म आया, उस चीज़ का उसने ध्यान रखा, उस दिन गए, उसके 2 लड़के पैदा हुए। मतलब जुड़वा पैदा हुए या जुड़वा? अरे वाह, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह पाला एका किया। अब कई बार, अब वो तो दोनों माँ बाप मर गए, बच्चे हैं, और बच्चे भी अब 24-25 साल के हो चुके हैं। बाबा जी, अगर जिनको वंश की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी है किसी दोनों में, तो वो क्या शर्तिया इलाज आपके यहाँ ले सकते हैं? यहाँ शर्तिया है,
वो जड़ी बूटियों का इलाज है, मेरा थोड़ा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तो चलिए मैंने बाबा जी के यहाँ जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है वो हम कुछ आपको क्लिपिंग दिखाते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि इनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है। मेरा नाम मिसेस कविता शर्मा है। मैं हापुड़ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी को 10 इयर्स हो गए थे और लेकिन मेरे कोई बेबी नहीं हुआ था। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराए थे। किसी डॉक्टर ने बोला मेरे को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो उन्होंने लैप्रो भी करी थी, हिस्ट्रो भी करी थी। फिर भी मैंने सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली थी। फिर हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने बाबा के बारे में बताया था कि एक बार जाके आप वहाँ भी देख लो। मैं होप तो खो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आई थी बाबा के पास। तो यहाँ पर जब मैंने बाबा से ट्रीटमेंट कराया, बाबा ने कहा 15 डेज़ पहले तुम करके देखो। मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ लगा। फिर जब मैंने उसको कंटिन्यू करा तो बाबा के आशीर्वाद से और दवाइयों से मेरे आगे आज बेटी हो गई है। मैं बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज़ से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। आपको एक बात हम महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उससे मतलब 7 धातुओं के क्रमिक रूपांतरण से होता है जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी कि शुक्राणु। तो आप लोग खान पान अपना ठीक रखिए, सोने का तरीका ठीक रखिए, मतलब समय से सोइए, समय से उठिए। वॉकिंग का जो तरीका है शहरों में इस्तेमाल होता है और देहातों में तो वैसे भी लोग निकलते रहते हैं, उनके लिए कम समस्या होती है, लेकिन ये समस्या शहरों में ज़्यादा दिखती है वैसे भी। एक चीज़ और है कि अगर आपकी जो अग्नि है, जो पाचन अग्नि है, अगर वो मंद है पहले से ही, यानी बचपन से ही अगर वो मंद है तो भी आपकी शुक्राणु नहीं बनेगा। और अगर आप खाना खाते समय या बार बार फास्ट फूड खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, कैंपा पी लेते हैं, या कोई भी अगर फास्ट फूड अगर आप लेते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जो ठंडे आए, या फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शुक्राणुओं को, यानी कि स्त्री और पुरुष के दोनों के शुक्राणुओं को ये बनने में दिक्कत परेशानी करता है और इसी की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यापन की स्थिति बन जाती है। तो आप लोग इन बातों को बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।